everyone, this is शिल्पा गरवा। वेलकम टू ऑल लेट्स लर्न विद गरवा गर्ल्स। होपली मस्त होंगी, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगी। तो कई दिनों से हमारी क्लासेस नहीं हो रही है। गले में इन्फेक्शन था क्योंकि सर दर्द, जुकाम, बुखार सब एक साथ में हो गया था। तो कोई बात नहीं, आज हम देखेंगे नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ एक न्यू टॉपिक की शुरुआत करेंगे हम। तो वो कनिष्क जो शक वंश हमने पढ़ा था, कनिष्क, उसका थोड़ा सा रह गया है, तो उसको हम दूसरी क्लास में देखेंगे। उसको हम समाप्त कर देंगे। एक क्लास में उसकी एक क्लास बची है, उसमें हम देख लेंगे कि अंतिम शासक कौन था बस। और कनिष्क का है वो व्यापारिक जो संबंध कैसा था, तो वो नेक्स्ट जो भी क्लास अलग से होगी उसमें देख लेंगे। आज हम देखेंगे मध्यकालीन भारत का इतिहास की आज हम शुरुआत करने वाले हैं। तो आज उसकी पृष्ठभूमि को हम जानेंगे। तो प्राचीन इतिहास में हमने देखे थे, सिंधु घाटी सभ्यता से शुरुआत की थी हमने, वैदिक काल पढ़ा था, महाजनपद पढ़े थे, जैन बौद्ध धर्म, उसके बाद हमने मौर्य काल, महाजनपद काल के दौरान देख लिया था। फिर मौर्योत्तर काल पढ़ा, तो मौर्योत्तर काल में किस प्रकार से विदेशी वंशज आए वो देखे थे। तो अब मध्यकालीन भारत की शुरुआत करते हैं। तो चलिए आइए फिर। तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि प्राचीन जो भारत का इतिहास है उसकी जो अवधि है वो 2350 से लेकर 1712 ईस्वी मानी जाती है। यानी कि 2350 से लेकर 712, यानी कि समथिंग इसमें आप 21 और ऐड कर लो, 2350 में 21 और ऐड कर लो, तो समथिंग 4500 वर्ष का जो पीरियड था हमारा वो था प्राचीन काल का। तो आज हम देखेंगे मध्यकालीन भारत का इतिहास। तो मध्यकालीन भारत के इतिहास की शुरुआत होती है, ये रफ कर देती हूँ, ये है वो प्राचीन भारतीय इतिहास है। ठीक है, तो प्राचीन भारतीय इतिहास में हमने देखा था। अब देखो भाई, अब देखो मध्यकालीन भारत का इतिहास। तो इसकी जो शुरुआत है वो 1712 से लेकर 1757, यानी कि प्लासी का युद्ध, तो इसकी शुरुआत है वो 1712 से लेकर 1757 की जो काल पीरियड है वो मध्यकालीन भारत का इतिहास माना जाता है। तो प्राचीन इतिहास में ही रख देते इतिहासकार, इस काल को हम अलग से क्यों पढ़ रहे हैं। तो ऑब्वियसली बात है कि जो बड़े स्तर पर आमूल परिवर्तन हुए होंगे और चीजों को अच्छे से एनालिसिस, क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण करके हम समझ सके, इसीलिए इतिहासकारों ने इसे अलग से रखा है, इसे मध्यकाल का इतिहास कहा है। इसीलिए 1712 से लेकर 1757 का पीरियड है वो है मध्यकालीन भारत का इतिहास। इसको भी हम दो भागों में बांटते हैं। वो देखो पूर्व मध्यकालीन इतिहास, इसको भी दो भागों में क्लासिफाई कर दिया, मतलब वर्गीकरण कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो 1712 से लेकर 1192, यानी कि इसमें भी परिवर्तन हुए होंगे ना। इस वक्त जब गौरी आया था, जो तराइन का युद्ध हुआ था 1192 में, जो प्रथम और द्वितीय, तो ये है वो पूर्व मध्यकालीन इतिहास में। अब देखो उत्तर मध्यकालीन इतिहास 1192 से लेकर 1757, यानी कि प्लासी का युद्ध, ये है उत्तर और मध्यकालीन भारत का इतिहास की अवधि। अब देखो आधुनिक इतिहास, तो आधुनिक इतिहास है वो है 1757 से लेकर, यानी कि प्लासी के युद्ध से लेकर वर्तमान तक जो दौर चल रहा है, यह है मॉडर्न इतिहास। अब देखो इसको भी दो भागों में डिवाइड कर दिया। स्वतंत्रता से पूर्व, जिसमें 1757 से लेकर 1947 यानी कि आजादी तक, और स्वतंत्रता के पश्चात यानी कि 1947 से लेकर वर्तमान तक, यानी कि आजादी के बाद से लेकर वर्तमान तक का जो पीरियड है वो आधुनिक भारत के इतिहास में आता है। तो ये भाई आई थिंक मैंने एकदम साधारण इजीली वे में आपको समझाने का प्रयास किया है। तो आज हम मध्यकालीन भारत के इतिहास की ओनली पृष्ठभूमि जानेंगे। तो मैं आपको गुजारूंगी मध्यकालीन भारत के इतिहास से। अब तो किस प्रकार से है वो मध्यकालीन भारत के इतिहास में चेंजेस हुए वो देखो। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट है जो आप हम आगे डिस्कस करेंगे। तो देखो ये मेन पॉइंट है
जो मैं बता रही हूँ आपको महत्वपूर्ण पॉइंट, क्या क्या चेंजेस हुए, किस प्रकार से जो दिल्ली की सत्ता है उस पर कि कौन कौन से वंशज आए और कौन कौन से वंशजों के बीच में आपसी संघर्ष हुआ, किस प्रकार से जो भी शासक आए वो। अब देखो भारत की संपन्नता ओबियसली है कि अखंड भारत था उस वक्त हमारा जो देश है। अशोक चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक कनिष्क जो कि एक विदेशी वंशज था, लेकिन इतने सारे जो महान राजाओं ने यहाँ पर शासन किया, तो भारत की संपन्नता का के चर्चे तो दूर दूर तक थे। मौर्योत्तर काल में हमने देखा था कि किस प्रकार से इंडो ग्रीक यानी कि हिंद यवन, फिर शक कुषाण, शक कुषाण और जो पार्थियन है वो किस प्रकार से आए। तो उसी क्रम में है वो भारत में है वो और वंशज भी आते हैं। अब देखो इस्लाम का, एक तो भारत की संपन्नता, तो भारत का जो आप मैप है वो इमेजिन करो, तो प्राचीन भारत का, अखंड भारत का करना, आज वाला भारत नहीं, प्राचीन भारत, अखंड भारत, जिसमें पाकिस्तान पूरा, आधा अफगानिस्तान का क्षेत्र, म्यांमार, भूटान वगैरह का, तिब्बत नेपाल का क्षेत्र आता था। ठीक है, अब देखो भारत संपन्न था, इस्लाम का प्रसार हुआ था इस वक्त मध्यकाल में। ये जो चेंजेस हुए हैं वो है मोहम्मद बिन कासिम की विजय, ये एक अरबी था, तो इससे पहले भी है वो कई अरबियों ने है वो भारत पर आक्रमण किया, लेकिन वो सफल नहीं हुए, लेकिन ये पहला अरबी था जो सफल हुआ भारत की पर विजय प्राप्त करने में। तो ये पहला अरबी था जो जिसने भारत पर, जिसका आक्रमण है वो सफल रहा। तो ये भाई यहाँ पर लूटपाट करके है वो चला जाता अपने वापस क्षेत्र पर, यहाँ पर सत्ता कायम नहीं करता है। उसके बाद में मोहम्मद गोरी का भारत पर आक्रमण देखेंगे, गुलामों के माध्यम से किस प्रकार से दिल्ली पर शासन किया जाता है वो देखेंगे, जो कि मोहम्मद गोरी की थे। जो मोहम्मद गोरी था उसने अपने साम्राज्य को है वो फिर गुलामों में बांट दिया, जिसमें हम 5 वंशज पढ़ेंगे, जिसमें गुलाम वंश, दिल्ली पर शासन करने वाले 5 वंश देखेंगे, गुलाम वंश, खिलजी वंश, उसके बाद में तुगलक, सैयद और लोधी वंश। अब देखो क्रमशः दिल्ली सल्तनत द्वारा संस्थागत स्वरूप प्राप्त करना, दिल्ली की सत्ता का पारिवारिक संघर्ष के साथ ही किस प्रकार से जो दिल्ली की सत्ता थी उसमें पारिवारिक संघर्ष होता है। और तुर्क के चहलगामी, ये वर्ड ध्यान में रखना, ये 40 अमीर सरदारों का एक संगठन था के स्वार्थों का केंद्र बनना। दिल्ली सल्तनत के शासकों द्वारा जनता की इच्छा की उपेक्षा करना, किस प्रकार से जो दिल्ली पर शासन करने वाले जो शासक थे उन्होंने वहां की जनता की उपेक्षा की। वो अंततः वंशानुगत परंपरा को आगे बढ़ाने पर बल देना। मोहम्मद गोरी का आने वाली पीढ़ियों में प्रभाव कैसे कम हुआ, धीरे धीरे फिर है वो मोहम्मद गोरी का प्रभाव है वो आने वाली पीढ़ियों में किस प्रकार से कम हो गया। और पैतृक स्थान तुर्कमेनिस्तान से उनका जुड़ाव हटना, तो यहाँ पर आने के बाद है वो भूल गए अपनी जो पैतृक भूमि थी तुर्कमेनिस्तान को। क्षेत्रीय शासकों की भूमिका का ह्रास होना, तो पहले है वो भारत पर क्षेत्रीय शासक है वो अपनी अपनी जगह है वो कार्य कर रहे थे, लेकिन जब एक केंद्र में राजा बनता है, मतलब एक केंद्रीय सत्ता आ जाती है, तो फिर जो छोटे छोटे राजा है तो उनकी जो सत्ता थी उनका किस प्रकार से ह्रास हो गया। आज के संदर्भ में देखो, मान लो पीएम ना हो और सभी जो राज्य हैं उन पे राज्यपाल, मुख्यमंत्री वगैरह कार्य कर रहे हैं, तो ये अपने अपने क्षेत्र में अपने अनुसार कार्य कर रहे हैं और इनमें ओबियसली जो आपसी संघर्ष भी होगा। लेकिन जब एक केंद्रीय सत्ता आ जाए, मान लो प्रधानमंत्री आ जाए, फिर प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट आ जाए, राष्ट्रपति आ जाए, तो फिर जो केंद्रीय जो छोटे छोटे जो क्षेत्रीय शासक है जो जितने भी राज्यों के जो शासक है उनकी जो सत्ता इतने दिन चल रही थी अपने हिसाब से, अपने अपने अकॉर्डिंग, उनका ह्रास तो होगा ही ना। तो वही बात है कि फिर एक सेंटर में जब राजा आ गया तो फिर क्षेत्रीय जो राजा थे उनकी सत्ताओं का किस प्रकार से ह्रास हो गया। केंद्र में सत्ता पहले नहीं थी, इसी कारण से तो अरबी है वो आए, क्योंकि यहाँ पर कोई था नहीं केंद्र में सत्ता चलाने वाला, इसीलिए अरबियों को
मौका मिल गया इस बात का। फिर उन्होंने सत्ता कायम की। देखो, दिल्ली सल्तनत के विभिन्न वंशों का आपसी द्वंद्व के कारण सत्ता प्राप्त करना। तो फिर है वो दिल्ली सल्तनत के जितने भी वंशज हुए, जो वंश हुए, उन्होंने किस प्रकार से आपसी द्वंद्व, किस प्रकार से भाई भाई लड़े, किस प्रकार से एक बहन के भाई दुश्मन हो गए, जिसमें रजिया थी उसके सभी दुश्मन हो गए, किस प्रकार से एक स्त्री को महंगा पड़ा सासी का होना। तो बाबर द्वारा मुगल सत्ता की स्थापना करना, किस प्रकार से बाबर है वो मुगल सत्ता की स्थापना करता है। वस्तुतः पूर्व मध्यकालीन भारत का इतिहास 1712 से ईस्वी से लेकर है वो 1192 में समाप्त हो जाता है। तो जो पूर्व मध्यकालीन भारत का इतिहास है, ये देखो भाई, पूर्व मध्यकालीन भारत का इतिहास 1712 से लेकर 1192 ईस्वी में समाप्त हो जाता है, यानी कि मोहम्मद गौरी के वक्त ये खत्म हो जाता है। उसके बाद है वो उत्तर मध्यकालीन भारत का इतिहास शुरू होता है। तो ये तो थी पृष्ठभूमि जो मैंने बताई है आज की क्लास में। तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे इसके आगे का। तो भाई, मुझे राना कट्टी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसीलिए मैंने, चाहे समय ज्यादा लगे, टाइम ज्यादा लगे, वो चलेगा, बट है वो चीजें हैं वो एकदम माइंड में सेट होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए कि इसके पीछे क्या वजह रही, ये क्यों हुआ, इसके पीछे क्या कारण रहे। तो मैं उसको पूरी क्लियरिटी के साथ में, आपको शुद्धता के साथ में बता सकूं, इसीलिए है वो पूरा हम डिटेल से लेकर चल रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर 50, 100, 150, 200 क्वेश्चन करा देती, क्या आपकी कंफ्यूजन क्लियर हो पाता? नहीं ना। तो फिर तो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। टाइम कितना भी लगे, टाइम से हमें मतलब नहीं है, हमें सीखने से मतलब होना चाहिए आपको, ठीक है। तो आपका लक्ष्य है सीखना और मेरा है सिखाना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास को लाइक शेयर जरूर करें अगर क्लास पसंद आई हो तो, और एक प्यारा सा कमेंट फीडबैक जरूर दें कि आपको क्लास मेरा पढ़ाना, मेरी टीचिंग कैसी लगी। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।